आज हम लोग इस वीडियो में फिजिक्स के जो है वॉल्यूम 1 जो आपके बीएसएससी के लिए पूछे जाने वाले जो महत्वपूर्ण बातें हैं उसके साथ जो है हम लोग क्वेश्चन और आंसर के साथ हम लोग बातें करेंगे। क्वेश्चन भी मैं बता के साथ में बोलते जाऊंगा और उसी के आधार पर जो है आंसर भी जो है मैं उसमें बोलते ही जाऊंगा। क्या पूछा जाएगा, क्या महत्वपूर्ण है, क्या जानना चाहिए, क्या इसका सॉल्यूशन है, ठीक है। जो फिजिक्स है उसमें जो जो महत्वपूर्ण बातें हैं जो आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है, केवल मैं उन्हीं बातों पर चर्चा करूंगा और वही जो है आपके फायदेमंद के लिए बातें होंगी। ये सिंपली है, लंबाई है इसकी इकाई मीटर होती है, द्रव्यमान का किलोग्राम, समय का सेकेंड, विद्युत धारा का एम्पीयर और ताप का केल्विन। अब जो प्रश्न पूछे जाएंगे यहाँ पर जो महत्वपूर्ण है एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से वो ये है कि जो है आपका ज्योति तीव्रता की जो इकाई होती है कैंडेला, ये पूछा जाएगा आपको। ये जो है ये महत्वपूर्ण है आपका एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कि ज्योति तीव्रता का जो है वो कैंडेला है और उसका सिंबल जो है सीडी है। दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन और इसकी मोस्ट प्रोबेबिलिटी है एग्जाम में पूछने की कि जो लुमिनस इंटेंसिटी है उसका एसआई मात्रा क्या होता है या एसआई यूनिट क्या होता है, तो वो है कैंडेला और उसको इंडिकेट जो किया जाता है सीडी से। और ताप का भी जो है ये भी पूछ सकता है, रिलेटिवली कम इंपॉर्टेंट है लेकिन इसका एसआई यूनिट केल्विन होता है, ये भी कम है। इस पदार्थ की मात्रा जो होती है उसका एसआई यूनिट मोल होता है। लेकिन ये जो है आपका जो ज्योति तीव्रता जो कैंडेला है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन। अब ये भी महत्वपूर्ण है, ये भी आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है जरूरी है कि पूछ सकता है आपका। जैसे देखिए समतल कोण के लिए जो एसआई यूनिट होती है वो रेडियन होती है, इसके लिए हम लोग यूज करते हैं RAD संकेत के रूप में। और रेडियन जो इसका मात्रक है, घन कोण जिसको हम लोग सॉलिड एंगल कहते हैं उसके लिए स्टेरेडियन यूज किया जाता है SR। तो ये भी जो है महत्वपूर्ण है कि जो स्टेरेडियन जो है इसका एसआई यूनिट है, सॉलिड एंगल के लिए स्टेरेडियन यूज किया जाता है। अब कुछ जो है जो फॉर्मूलाज है उस फॉर्मूलाज में हम लोग बातें करते हैं जो एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है फॉर्मूला जो पूछे जाते हैं उसकी हम लोग चर्चा करते हैं। इसमें जो है जो महत्वपूर्ण है मैं उसी फॉर्मूला पे बातें करूंगा और शेष जो है और उस पर कोई विशेष जरूरत नहीं है। जैसे डेंसिटी है, ये महत्वपूर्ण है आपके लिए, द्रव्यमान बाय आयतन, या ये एग्जाम में मान लीजिए फॉर्मूला बेस्ड इसका यूज एप्लीकेशंस होगा आपको प्रॉब्लम को बनाने में। हिलबर्ट बेटा ये सेंसर करा है लॉट साउंड बॉक्स उसका थोड़ा साइड कर दूंगा तो कौन उधर उठा कर तो इसमें जो हम लोग देखते हैं ऐसे कर दो, ऐसे नहीं भाई वो उस तरह से, हाँ वैसे भी नहीं, हाँ इसको जो हम लोग देखते हैं उसमें हम लोग देखेंगे जैसे घनत्व है जिसको हम लोग डेंसिटी कहते हैं, इसकी जो एसआई यूनिट्स होती है वो होता है आपका द्रव्यमान बाय आयतन। ये जो है इसका जब एसआई यूनिट की बात करें किलोग्राम पर मीटर क्यूब होता है इसका एसआई यूनिट्स। ये महत्वपूर्ण है एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से भी। दूसरा जो है प्रेशर, ये जो प्रेशर है इसकी भी बार बार पूछी जाती है, ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। इसका जो है बल बाय क्षेत्रफल जो है इसका जो है फॉर्मूला होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल जो है प्रेशर की इकाई होती है। प्रेशर की इकाई जो होगी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होगा या पास्कल जो है ताव के लिए यूज करते हैं। उसके बाद एमबी जो देखते हैं, जो मिली बार जो देखते होंगे, ये मिली बार जो है वो हम लोग जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के यूज के लिए कभी कभी पूछता है कि मिली बार जो है किस चीज के मेजरमेंट में यूज किया जाता है, तो वो जो हो गया आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर के लिए हम लोग जो है मिली बार यूज करते हैं, एमबी यूज करते हैं मेजरमेंट के लिए। और जो है आपका
जो ब्लड प्रेशर है उसमें मरकरी का जो है मैंने प्रेशर से बार का यूज करते हैं, एचजी का बताया गया इतना इतना है छाप करके। तो ये जो है आपका प्रेशर का था, इसमें हम लोगों ने देख लिए। तो कार ऊर्जा ये बहुत महत्वपूर्ण है, इससे भी पूछता है, ये भी जो आपका एग्जाम में इंपॉर्टेंट है, वर्क और एनर्जी के एसआई यूनिट से। तो इसके लिए जो है जूल दे देगा, या नहीं तो आपको न्यूटन पर न्यूटन मीटर देगा, न्यूटन इंटू मीटर है, ये न्यूटन इंटू मीटर है। ये भी पॉइंट ऑफ एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है। देखिए इसमें जो है ना आपका विथ बुक एग्जामिनेशन है, तो इसमें आप जो है ना फिजिक्स की जो 11th है की किताब जिसमें एसआई यूनिट से दिया हुआ है उसको ले जा सकते हैं, और वो आपको काफी फायदेमंद होगा। और बायोलॉजी का भी जो है एनसीईआरटी की बुक तो अलाउड है, वो ले जा सकते हैं, एनसीईआरटी की बायोलॉजी ले लेंगे और एक फिजिक्स ले लेंगे, तो आपके लिए बेनिफिट्स होगा। और जो पढ़े हुए हैं देख लीजिए कौन कौन सी चीजें हैं जिससे आ सकता थी। एक तो प्रश्न इससे देता है जनरली, जिसमें कि एसआई यूनिट सब भी रहेगा उसमें, और साथ में जो है नैनोमीटर, फेम्टोमीटर, डेकामीटर, इसका भी जो है आपको 11th के जो फिजिक्स एनसीईआरटी है उसमें आपको मिलेगा एनसीईआरटी की बुक में। तो आप ले करके अगर मान लीजिए कि रिकॉल आगे आपको मानने में तो ठीक है, ऑब्जेक्टिव तो प्रश्न रहेंगे, नहीं तो फिर डायरेक्ट आप जो उसको पॉइंट आउट करके बना सकते हैं। तो ये हो गया आपका न्यूटन मीटर और जूल है इसके लिए। शक्ति पावर के लिए जो होता है जूल पर सेकंड या वाट होता है इसकी इकाई, ये भी इंपॉर्टेंट, ये भी पूछे जाते हैं। उसके बाद जो है आपका बल, जो फोर्स है, जो फोर्स है ये भी पूछे जाते हैं। फोर्स के लिए जो है तो द्रव्यमान इंटू त्वरण होता है, और इसके लिए जो एसआई यूनिट्स होती है वो न्यूटन होता है, और किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकंड जो है आपका, इसको इलिस्ट्रेट करेंगे तो उसमें आप एसआई यूनिट्स के रूप में इसको देखेंगे या न्यूटन के रूप में देखेंगे। लेकिन जब ये इसका सीजीएस यूनिट्स भी पूछता है, वर्क एनर्जी कार्य सबसे रिलेटेड जो है, ये जूल है तो अर्ग हो जाएगा, और ये न्यूटन है तो इसका जो सीजीएस यूनिट होता है वो आपका सीजीएस यूनिट बेटा थोड़ा सा देख लेता मैं उसको, फिर रिकॉल हो जाने दिमाग में। तो फोर्स जो है इसका द्रव्यमान इंटू त्वरण और किलोग्राम पर सेकंड जो है एसआई यूनिट्स होगा। और जो है इसका जो एसआई यूनिट जो होता है इसका न्यूटन होता है, और इसका जो वर्क एनर्जी का इसका जो एसआई यूनिट होता है वो आपका जूल होता है। और जब आप सीजीएस में देखेंगे तो ये हो जाएगा आपका सीजीएस में जो हो जाएगा अर्ग हो जाएगा। डाइन है न्यूटन एसआई यूनिट में हो गया, और डाइन जो हो गया आपका, ये हो गया आपका डाइन हो गया आपका किसमें, सीजीएस यूनिट में जो है डाइन हो गया। ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण है, आपको सीजीएस यूनिट भी इसका पूछ सकता है, और इसका आपका एसआई यूनिट भी, किसका, वर्क का और फोर्स का। तो फोर्स का जो है एसआई यूनिट जो है न्यूटन, फोर्स का एसआई यूनिट न्यूटन, और कार्य या ऊर्जा का एसआई यूनिट जूल होता है। लेकिन जब आपको पूछ लेगा इसका सीजीएस यूनिट, ये तो अर्ग हो जाएगा, और ये जो है आपका डाइन हो जाएगा। जो वर्क का अर्ग हो जाता है इसका डाइन हो जाता है। ये महत्वपूर्ण है, आपको ये एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी महत्वपूर्ण है, आपको ये पूछ सकता है। आपको ये बहुत सारे इंफॉर्मेशन है, जिस इंफॉर्मेशन को आप इसमें देखते हैं, तो इसमें कुछ जो है बहुत महत्वपूर्ण है, और जो बहुत महत्वपूर्ण मैं उसी पर बातें करूंगा, क्योंकि जो जनरल क्वेश्चंस है उस पर बातें करना जो है बहुत मायने नहीं रखता है, और जो इम्पोर्टेंट चीज है वो मैं आपको बातें करता हूँ एग्जामिनेशन में, ताकि आप क्लिक कर सके, एग्जामिनेशन के ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आप बना सके। क्योंकि पढ़ने के लिए तो बहुत कुछ है, एग्जामिनेशन नजदीक है, उसी को दृष्टिकोण रखते हुए मैं चाह रहा हूँ कि जो कुछ भी दूं वो बेस्ट रहे, और आपके एग्जाम में वो आए, और आप जो है उसको उसका बेनिफिट मैक्सिमम से मैक्सिमम बेनिफिट्स ले सके। देखिए जो एंगस्ट्रम है ये भी पूछता है कि एक एंगस्ट्रम बराबर कितना होता है मीटर। तो एक एंगस्ट्रम बराबर 10⁻⁻10 मीटर होता है। सबसे ज्यादा जो आपके लिए महत्वपूर्ण है वो ये है नैनोमीटर। एक नैनोमीटर जो होता है,
1 नैनोमीटर जो आपका होता है 10⁻⁹ मीटर होता है। ये किसी भी एग्जामिनेशन के लिए जो है ये बहुत 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 ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो नैनो रोबोटिक्स है, नैनो टेक्नोलॉजी है, नैनो मेडिसिन है, सभी जगह जो इस शब्द का प्रयोग किया जाता है, तो उसके मेन साइज जो है, वो साइज जो है किसी भी पार्टिकल्स का मीटर का 10⁻⁹ हिस्सा जो होगा वही जो है वो नैनोमीटर कहलाता है। और इसको हम जब लिखते हैं कि 1 नैनोमीटर इक्वल टू 10⁻⁹ मीटर लिखते हैं, ये जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है नैनोमीटर से। उसके बाद माइक्रोमीटर भी पूछता है। माइक्रो और मेगा दोनों में अंतर क्या है कि एक माइक्रोमीटर 10⁻⁻6 मीटर और एक मेगामीटर बराबर जो हो जाएगा आपका कितना होगा 10⁻6 मीटर। उसमें मेगा में प्लस हो जाएगा और माइक्रो में माइनस होगा। दोनों में यही बेसिक डिफरेंस है, मेगा में जो है प्लस में होगा और माइक्रो में माइनस में होगा। और ये सब तो सिंपल है, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, ये सब तो आप पहले से वाकिफ ही है, उसमें विशेष कोई आवश्यकता नहीं है। एग्जामिनेशन में पूछ सकता है, लेकिन वो आप सब कॉमन लोग जानते हैं, उसको सब लोग बना देंगे, उसमें कोई तकलीफ ज्यादा नहीं होगी लोगों को। अब जो चीजें हैं वो ये है, टेरामीटर पर हम लोग बातें करते हैं। 1 टेरामीटर बराबर जो होता है 10⁻ जो है 12 मीटर होता है। ये भी पूछता है, टेरामीटर भी जो है महत्वपूर्ण है, ये भी जो है एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। और मैं आपको मीटर पर बताता हूँ कुछ कुछ जो और भी महत्वपूर्ण है, जो एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, वो मैं आपको बातें करता हूँ। ये जो आप देख रहे हैं, जैसे मेगा के लिए मैंने बताया था कि 10⁻6 मीटर है, इतना मीटर बराबर जो होता है 1 मेगामीटर होगा। 1 मेगामीटर इक्वल टू 10⁻6 मीटर होगा। टेरा के लिए 10⁻12 होता है। गीगा भी पूछता है कभी कभी, इसलिए गीगा पूछता है क्योंकि नैनो उधर है, इधर गीगा भी पूछ सकता है। 10⁻9 जो है गीगा मीटर होता है। 1 गीगामीटर और 10⁻9 मीटर होता है। टेरा में 10⁻12 मीटर इक्वल टू, पेटा में 10⁻15 मीटर इक्वल टू जो 1 पेटा होगा। उसके बाद ये सब एटो फेटो ये सब जनरली नहीं पूछे इस तरह से, जो है एक्सा अभी तक तो एग्जाम किसी ने नहीं देखा हूं पूछते हुए, ठीक है। लेकिन ये जो है पेटा तक जो है आपको मिलेगा। टेरा तो बहुत बार पूछा गया है, मेगा तो मेगा गीगा ये सब तो अक्सर होता है। जैसे आपने टेराबाइट, गीगाबाइट, ये सब तो आपने जो है इसमें भी सीखा है। ये जो आपको मेमोरी जो है, कंप्यूटर का जो मेमोरी है, उस मेमोरी में जो है आप बिट्स, बाइट्स, किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट, उसमें आप जो है देखते हैं। कंप्यूटर जनरली जो खरीदने जाते हैं उसमें टेराबाइट की बातें होती है। तो ये टेराबाइट, गीगाबाइट, मेगाबाइट, किलोबाइट, बाइट्स, ये सभी चीजें जो है कंप्यूटर के मेमोरी में हम लोग देखते हैं। तो ये जो देख रहे हैं ये गीगाबाइट जो है 10⁻9 गीगाबाइट जो है 10⁻9 मीटर बराबर 1 गीगाबाइट होता है। उसे 10⁻12 मीटर इज इक्वल टू 1 टेराबाइट होगा, 10⁻50 इज इक्वल टू 1 पेटा होगा। ये जो चीजें हैं ये महत्वपूर्ण है, ये पूछे जाते हैं, इसको दिमाग में बैठा लेना। उसके बाद जो है ना कुछ माइनस वाले में भी जो है ना पूछे जाते हैं। तो इसमें जो नैनो है ये महत्वपूर्ण है, मैंने बताया था नैनो के बारे में। 10⁻9 मीटर इज इक्वल टू 1 नैनोमीटर होता है। और फेम्टो भी जो है इसमें पूछता है, पिको भी देता है, लेकिन फेम्टो जो है 10⁻15 मीटर इज इक्वल टू 1 फेम्टोमीटर, वैसे 10⁻12 मीटर इज इक्वल टू 1 पिकोमीटर। ये महत्वपूर्ण है। माइक्रोला तो मैंने बताया पहले भी, 10⁻6 मीटर इज इक्वल टू 1 माइक्रोमीटर। ये एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है, ये पूछे जाते हैं। अब और कुछ मैं इसमें छोटी छोटी बातें जो है जो एग्जाम में अक्सर पूछी जाती है उस पर मैं बातें कर लेता हूँ, क्योंकि आगे भी मैं बातें करूंगा इस पर। देखिए इसमें जो है ना एक खगोलीय यूनिट दिया हुआ है 1 AU, ये भी पूछता है। एक प्रकाश वर्ष, ये भी दोनों महत्वपूर्ण है आपके लिए। एक पार्सेक भी जो है ये भी महत्वपूर्ण है, ये भी महत्वपूर्ण है, ये भी महत्वपूर्ण। ऑल दीज थ्रीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। अक्सर ये एग्जाम में पूछे लिखता है प्रकाश वर्ष जो है किसका यूनिट है। तो प्रकाश वर्ष जब देखते हैं, एक प्रकाश वर्ष इज इक्वल टू 10⁻16 मीटर जब लिखते हैं, दैट मींस ये क्या बताता है ये बताता है कि ये दूरी की इकाई होगी।
ये जो है डिस्टेंस की यूनिट होगी। जो प्रकाश वर्ष है वो डिस्टेंस के लिए बताया, मतलब यूज करने के लिए। जैसे मान लीजिए कि जो बहुत दूर में तारे हैं उसकी जो रोशनी अभी धरती पर जो आ रही है, उस रोशनी के लिए जो है हम लोग आ रही है, तो उससे दूरी पता करने के लिए कहते हैं कि 4 प्रकाश वर्ष से वो जो आ ही रही है, 4 साल से आ रही है उसकी लाइट की, 10 वर्ष से आ रही है। एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है कि प्रकाश के द्वारा एक वर्ष में तय की गई कुल दूरी कितनी है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि लाइट जो है, लाइट का जो स्पीड है वो 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड है। एक सेकेंड में लगभग लाइट जो है 3 लाख किलोमीटर की दूरी तय करती है। तो इसी से आप अंदाज लगा लीजिए कि जो है एक वर्ष में प्रकाश कितनी दूरी तय करेगी। तो उसी के लिए दिया 10⁻60 मीटर जो है लाइट, लगभग अप्रोक्स दिया है, क्योंकि 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर होता है, तो इसको लगभग 10 मान लिया है, तो इस पर एक जो है आपको बैठा दिया है 10⁻16 कर दिया, इतना मीटर जो है एक प्रकाश बड़ा वर्ष होता है। लेकिन ये आपको नहीं पूछा जाएगा ये कितना होता है, ये नहीं देगा। तो प्रकाश वर्ष किसकी इकाई होती है, किसकी यूनिट है, वो अब पूछे जाते हैं। बहुत कम है जो इसमें 9.46 मीटर एक प्रकाश वर्ष के बराबर होता है, ये पूछा जाता है, ये बहुत कम है। लेकिन जनरली ये जो आप देख रहे हैं एक खगोलीय यूनिट, ये पूछा जाता है। ये खगोलीय यूनिट क्या है, इसका तात्पर्य समझिए। इसको कहते हैं हम लोग 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, 1 AU। पृथ्वी और सूरज के बीच की जो औसत दूरी मानी गई है लगभग जो है 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर, दैट इज 15 करोड़ किलोमीटर जो है दूरी मानी गई है। और ये दूरी ही जो है क्या कहलाती है, एक जो है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहलाती है, या एक जो है खगोलीय मात्रा कहलाती है। 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट या एक खगोलीय मात्रा कहलाती है, ये जो है एक खगोलीय मात्रा बराबर। वैसे एक पारसेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष होता है, ये भी पूछे जाते हैं, ये भी महत्वपूर्ण है। हाँ, और ये फर्मी मीटर 1 FM बराबर 10⁻⁻15 मीटर, तो एक फर्मी बराबर बता दिया गया इसमें, माइनस में है ये पावर, इसका घात माइनस में, छोटी यूनिट्स के लिए यूज किया था फर्मी। उसी प्रकार इसमें जो है अब कोई अलग चीजें नहीं है। अब मान लीजिए मीटर है तो किलोग्राम है, तो किलोग्राम की बात है करेंगे। जैसे 1 माइक्रोग्राम बराबर 10⁻⁹ ग्राम, इससे कोई विशेष अंतर नहीं है, ठीक है। अब हम लोग जो है ना कुछ मोशंस के बारे में बातें करते हैं, और फिर जो चीजें लगेगी आपको मैं उस पर कोशिश करूंगा कुछ भी बता दूं। जैसे रेस्ट और मोशन का क्या मतलब है। रेस्ट मतलब होता है स्थिर, और मोशन का मतलब होता है गति। रेस्ट का मतलब होता है स्थिर, और मोशन का मतलब होता है गति। स्थिर मतलब जिसको कह सकते हैं हम लोग विराम में है। तो रेस्ट जो है वह इंडिकेट करता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट किसी दूसरे ऑब्जेक्ट, जिस ऑब्जेक्ट के सापेक्ष में हम लोग गति की बात करेंगे, उसके साथ जो है विथ रिस्पेक्ट, उसके साथ जो है या उसके सापेक्ष जो है कोई टाइम के साथ कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो उसको हम लोग कहते हैं रेस्ट में। और मोशन में कहते हैं जब कोई जो गति है, जब वह किसी ऑब्जेक्ट के साथ टाइम, किसी ऑब्जेक्ट के सापेक्ष में टाइम के साथ जो है उसकी पोजीशन जो है या स्थिति जो बदलते रहे, तो उसको लोग कहते हैं कि वो मोशन में है। इसी में मोशन की अलग अलग प्रकार है, टाइप है। उसी में कहता है वृत्तीय गति। जो वृत्तीय गति है उसके बारे में है कि वृत्तीय गति सदैव ही त्वरित होती है। जैसे जो कोई भी पथ, कोई भी वस्तु अगर किसी वृत्ताकार पथ पर जब वो गमन करती है, तो उस हम वस्तु की जो है जो त्वरण है वो ऑलवेज जो है या उसको त्वरित मानते हैं, एक्सेलरेशन में मानते हैं। इसलिए उसको एक्सेलरेशन मानते हैं क्योंकि प्रत्येक क्षण जो है वह क्या होता है, वो अपने मोशन डायरेक्शन को जो है बदलते रहता है। तो वृत्तीय गति सदैव ही त्वरित होती है क्योंकि इसमें वृत्त के प्रत्येक बिंदु पर वेग की दिशा बदलती है। एक तीक्ष्ण वृत्ताकार पथ पर तीव्र गति से जाता हुआ 4 पहिए वाला वाहन अंदर के पहिए पर उल्टेगा तथा बाहर के पहिए पर फिसलेगा। ये कंसेप्ट है सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के
कंसेप्ट के आधार पर आपको ये बातें कही गई है कि जो है किसी भी वृत्त की गति वृत्त की गति सदैव ही त्वरित होती है, और क्योंकि इसमें वृत्त के प्रत्येक बिंदु पर वेग की दिशा जो है बदलते रहती है। जैसे कोई ऑब्जेक्ट है तो उस ऑब्जेक्ट का जो है अगर मोशन है किसी सर्कुलर पाथ में, तो प्रत्येक क्षण जो उसका जो है क्या होता है, डायरेक्शन जो है चेंजेस होता है। ड्यू टू दिस चेंजेस ऑफ डायरेक्शन दैट बॉडी इज सेड टू बी इन एक्सेलरेशन। हम लोग तब कहते हैं कि ये बॉडी जो है एक्सेलरेशन में है। उसी प्रकार कहता है एक तीक्ष्ण वृत्ताकार पथ पर जो है तीव्र गति से अगर जाता हुआ 4 पहिए वाला वाहन हो, तो अंदर का पहिया जो पहियों पर जो है अंदर के पहियों पर कहता है उल्टेगा तथा बाहर के पहियों पर जो है फिसलेगा। जो एक्सटर्नल पहिया है उस पर कहता है फिसलने की संभावना होगी, और जो अंदर के जो पहिए होंगे उस पर उल्टने की संभावना होगी किसी तीक्ष्ण वृत्ताकार पथ पर जब ये मूव करेंगे तब। वैसे ही कुछ चीजें हैं। सड़क पर दौड़ती कार की गति तथा मुक्त रूप से गिरते एक पिंड की गुरुत्व त्वरण के अंतर्गत गति एक विमीय गति के उदाहरण है। मतलब यूनिडायमेंशनल और जो मल्टी डायमेंशनल में जो मोशंस की बातें करते हैं उसके बारे में कह रहा है कि सड़क पर दौड़ती कार की गति या मुक्त रूप से जो गिरते हुए पिंड की गुरुत्व गति जो होगी, गुरुत्व त्वरण जो है वो दोनों जो है एक विमीय मतलब एक विमाओं वन डायमेंशन के मोशन का एग्जाम्पल है। लेकिन जैसे ही आप जो है चिड़िया पक्षी जो भी घूम रही है मोशन कर रही है, तो उसकी गति को हम लोग मानते हैं कि वो 3 डायमेंशन से चारों ओर सूर्य के चारों ओर घूमते एक ग्रह की गति द्विमीय गति है, उसको कहता है 2 डायमेंशन गति है। हाँ, उसको कहता है आकाश में उड़ते हुए पक्षी की गति तथा उड़ती हुई पतंग की गति त्रिविमीय गति की उदाहरण है। ये इसलिए ऐसा माना गया उदाहरण है कि 3 डायमेंशन में मोशन चेंज होता है, हाइट लेंथ और जो विड्थ है सभी की डायरेक्शन में जो देखेंगे उसमें चेंजेस होते रहता है पक्षी जब उड़ती है। 3 डायमेंशन का एग्जाम्पल माना गया इसका। अब इसमें जो दिया है विस्थापन शब्द, इस पर भी हम लोग बातें कर लेते हैं। सिंपल छोटी छोटी चीजें हैं, उसको हम एक एक झलक बोल देते हैं। तो विस्थापन जो है और जो दूरी है दोनों की एसआई यूनिट जो होती है सेम है, लेकिन जो विस्थापन होता है वह सदिश राशि होती है और दूरी जो है अदिश राशि है। सदिश राशि वैसे राशि को कहते हैं जिसको परिभाषित करने के लिए दिशा की आवश्यकता पड़ती हो और परिणाम भी हो, लेकिन जो अदिश राशि है केवल जो है वो परिणाम से ही परिभाषित हो जाती है, उसके लिए दिशा की जरूरत नहीं पड़ती है। साथ ही साथ जो सदिश राशि होते हैं वो जो है ट्रिंगुलर लॉ जो होते हैं, त्रिभुज के जो नियम है, हाँ वो नियम को भी फॉलो करते हैं। क्योंकि जो विद्युत धारा है, विद्युत धारा में दिशा भी होती है और साथ साथ में उसमें जो है परिणाम या मैग्नीट्यूड भी होते हैं, फिर भी जो है वो जो है सदिश राशि का उदाहरण नहीं है। वैसा इसलिए नहीं है क्योंकि वो जो ट्रिंगुलर लॉ है, वेक्टर्स का ट्रिंगुलर लॉ जो है ट्रिंगुलर लॉ को फॉलो नहीं करता है, जिसके कारण जो करंट है जो धारा है वो सदिश राशि का उदाहरण नहीं है। विस्थापन जो होती है वह जो है दूरी से ऑलवेज जो है बराबर या उससे कम होगी, उसके बराबर या उससे कम होगी, उससे ज्यादा कभी भी किसी वस्तु का विस्थापन नहीं हो सकता है। चाल जो है इसको हम लोग कहते हैं चली गई दूरी बटे उस दूरी को तय करने में लगा समय को हम लोग चाल कहते हैं। और चाल का भी ऐसा यूनिट होता है मीटर पर सेकंड, और जो विस्थापन है दूरी है जो वेग है जिसको हम लोग गति कहते हैं उसकी भी सही यूनिट मीटर पर सेकंड ही होगा। और जो मोशन का जो टाइप है उसके बारे में दिया है इनफॉर्मेशन नॉन इनफॉर्मेशन ये सब, और सब चाल एवरेज चाल जो है, एवरेज चाल का कभी फॉर्मूला मैथ्स में भी आपको देता है चली गई कुल दूरी बटे लिया गया कुल समय। इसके कंसेप्ट को यूज करके जो है कुछ प्रॉब्लम जो है आपको बनाने में जो है मदद मिलेगा। तय की गई कुल दूरी बटे दूरी को तय करने में लगा समय को हम लोग इसमें ये कहते हैं, उसको औसत चाल कहते हैं। कहता है जब एक गतिमान मोटरसाइकिल एक सीधे पथ पर समान समयांतराल में समान दूरियां तय करती है तो इसकी गति एक समान कहलाती है। एक उदाहरण के लिए दिया गया है कि कोई मोटरसाइकिल है, अगर सेम टाइम इंटरवल में सेम अगर डिस्टेंस को डिस्क्राइब करता हो या चलता हो
तब इसको हम लोग कहते हैं कि एक समान गति में है। जब एक मोटरसाइकिल भीड़ वाले बाजार से गुजरती है तो उसकी गति जो है वो असमान कहलाती है, क्योंकि ब्रेक लगाना पड़ता है, स्लो स्पीड करता है, इसलिए ऐसी परिस्थितियां बनती है। कुछ कॉमन चीजें हैं जैसे इसमें दिया है कि ऊंचाई से गिरती हुई वस्तु तथा नत नत समतल जो इंक्लाइन प्लेन है पर लुढ़कती हुई वस्तु में एक समान त्वरण माना जाता है। दोनों में जो एक्सेलरेशन है एक दिशा माना जाता है, अलग अलग नहीं। गाड़ी के एक्सीलरेटर को दबाने पर गाड़ी का वेग धीरे धीरे बढ़ता है, परंतु अचानक ब्रेक लगाने पर वेग तेजी से घटता है। अतः अचानक ब्रेक लगाने पर जो है गाड़ी में एक समान मंदन उत्पन्न होता है। स्प्रिंग बॉक्स में उत्पन्न त्वरण असमान त्वरण होता है। स्प्रिंग बॉक्स में उत्पन्न त्वरण असमान त्वरण होता है। यदि एक सीधी सड़क पर दौड़ती कार के वेग में समान समांतराल में असमान जो है वृद्धि होती है, तब कार का त्वरण जो है असमान माना जाता है। मतलब अगर उसके जो एक्सेलरेशन जो है असमान माने जाएंगे जब उसमें वृद्धि जो होगी सेम टाइम इंटरवल में डिफरेंट होता है। एक समान गति और जो है नॉन एक समान गति और असमान गति। एक समान गति में जब कहेंगे कि जो मोशंस है वो रिमेन्स अनचेंज्ड हो, तब वो कहेंगे हम लोग एक समान है। और यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म मोशंस जब वो सेम टाइम इंटरवल में जो है अगर चेंज होते रहे तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, उसको हम लोग नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहेंगे। यदि कोई वस्तु एक समान वेग के साथ समान अंतराल पर समान दूरी तय करती हो तो वस्तु की गति एक समान कहलाती है। उदाहरण के लिए कार सीधी सड़क पर चलते हुए समान अंतराल में समान विस्थापन करती है, तब कार एक समान गति कहलाती है। यदि कोई गतिमान वस्तु समय समांतर और असमान दूरी तय करती हो तब वस्तु को असमान कहलाती है। उदाहरण के लिए एक कार का भीड़ वाली गलियों से गुजरना तथा मनुष्य का पार्क में टहलना असमान गति का उदाहरण है। कहता है एक वृत्तीय गति में गति की दिशा प्रत्येक बिंदु पर बदलते रहती है तथा इसकी दिशा उस बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा टेंजेंट के अनुदेश होती है। जैसे ये कोई मान लीजिए कि वृत्ताकार पथ है, तो इस पथ पर क्या होगा कि जो भी मोशन में रहेंगे इस पर टेंजेंट ज्यादा होगा, उसकी गति उसी के अलोंग में होता है इसका। तो यूनिफॉर्म मोशन में भी अगर मान लीजिए कि कोई एक समान चाल है और एक समान चाल से अगर चल रहा है कोई वस्तु किस पर वृत्ताकार पथ पर, फिर भी उसका जो है जो डायरेक्शंस जो होगा बदलते रहेगा। तो कहता है एक समान वृत्तीय गति में गति की दिशा प्रत्येक बिंदु पर बदलती रहती है तथा इसकी दिशा उस बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा अर्थात टेंजेंट के अनुदेश होती है। एक सरल रेखा के अनुदेश दी गई दिशा में एक समान गति के लिए विस्थापन का परिमाण वस्तु द्वारा तय की गई वास्तविक दूरी के बराबर होता है। कहता है एक सरल रेखा के अनुदेश में जो स्ट्रेट लाइन उसी के अनुदेश में दी गई दिशा में एक समान गति के लिए विस्थापन का परिणाम वस्तु की तय की गई वास्तविक दूरी के बराबर, मतलब डिस्प्लेसमेंट और जो डिस्टेंस है दोनों बराबर होगा जब सेम डायरेक्शंस में जा रहा हो मोशन और दोनों, और वो क्या हो एक सरल रेखा में हो। तथा किसी वस्तु को एक समान गति में होने के लिए बल और इस प्रकार त्वरण की आवश्यकता नहीं होती है। तो किसी वस्तु में एक समान गति में होने के लिए बल और त्वरण की आवश्यकता नहीं होती है। मतलब कहने का मतलब हुआ कि जब एक्सेलरेशन 0 होगा तो बल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि F इक्वल टू क्या होता है m इंटू ए। और जब गति सेम है तो इसमें एक्सेलरेशन उत्पन्न होगा यानी कि मोशन में चेंज होगा नहीं। तो a इक्वल टू v माइनस यू बटे टी होता है। जब v और u में अंतर है ही नहीं, दोनों सेम ही है, तो v इक्वल टू v 0 बटे टी, एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा, फोर्स वहां पर 0 होगा। इसीलिए इसमें कहा गया किसी वस्तु को एक समान गति में होने के लिए बल और इस प्रकार त्वरण की आवश्यकता नहीं होती है। एक समान गति में वेग समांतराल पर निर्भर नहीं करता। एक समान गति में वेग जो है समांतराल पर भी निर्भर नहीं करता है। ये दिया है आपका क्या विस्थापन और टाइम ग्राफ का कुछ एग्जांपल है, विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट और समय टाइम ग्राफ। ये जो दिख रहा है समय के साथ जो विस्थापन, तो ये लाइन फिक्स्ड है, जितना दूरी पर है उतना ही दूरी है, तो विस्थापन हुआ ही नहीं, अर्थात वस्तु इस विराम अवस्था में है। जब कोई वस्तु शून्य त्वरण से चल रही हो, जो उसका जो शुरुआती दौर है वहां पर 0 है, तब उसका जो है चेंजेस नहीं है। जब कोई वस्तु शून्य त्वरण से चल रही है, एक शून्य त्वरण करने मतलब हुआ
ये जो v इक्वल टू है वो u है, मतलब एक्सेलरेशन नहीं है। a इक्वल टू जीरो, a इक्वल टू जीरो इम्प्लाई दैट v माइनस u बाई t इक्वल टू जीरो, v माइनस u इक्वल टू जीरो इंटू t, v इक्वल टू u। ये जो वेलोसिटी और जो वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी दोनों क्या होगा बराबर, v इक्वल टू u होगा, v इक्वल टू u, क्योंकि v माइनस u बाई t इक्वल टू जीरो है, क्योंकि a इक्वल टू जीरो है। ऐसी परिस्थिति में जो है वेलोसिटी जो है एक समान है। तो जब इस तरह का लाइन जब दिया रहे और टाइम के साथ इसका वेलोसिटी फिक्स्ड है, जो भी है वो एक समान है, तब इसका एक्सेलरेशन क्या जीरो होती है। तब जब कोई वस्तु शून्य त्वरण से चल रही हो तब उसके लिए समय और विस्थापन का ग्राफ कुछ इस कदर होगा। ऐसे दिया यदि कोई वस्तु एक समान धनात्मक त्वरण की, यहाँ जो है पॉजिटिव जो एक्सेलरेशन है, डायरेक्ट इसमें बढ़ ही रहा है एक्सेलरेशन, जब इस तरह से ऐसे रहेगा तो रिटार्डेशन की इंडिकेट करेगा। इसे इसमें जो देख रहे हैं इसमें क्या कहता है, यदि वस्तु नियत मंदन या ऋणात्मक त्वरण की गति से, इसमें रिटार्डेशन दिखाता है, घट रहा है। उसको वेग और जो है समय का ग्राफ है, वेग और समय का ग्राफ है। देखिए ये जो वेग दिया है, इस टाइम दिया है, तो एक्सेलरेशन क्या होगा, यहाँ जीरो होगा इसमें। अब इसमें देखिए ये जो है u और v दोनों जो है चेंजेस हो रहा है, तो यहाँ पर त्वरण दिखा रहा है। यदि कोई वस्तु अशून्य प्रारंभिक वेग के एक नियत त्वरण गति से चलता हो, इसमें गति त्वरण है लेकिन एक स्ट्रेट लाइन है, इसलिए वो कहता है नियत त्वरण है, और इसकी प्रारंभिक गति जो है जीरो नहीं है, क्योंकि ये जो है a यहाँ शुरुआत होता है, लेंथ इसमें कुछ है। यदि कोई वस्तु शून्य प्रारंभिक वेग से एक नियत त्वरण की गति से, शून्य प्रारंभिक और नियत त्वरण गति है, u इक्वल टू जीरो की इंडिकेट कर रहा है। इसमें कहते यदि कोई वस्तु शून्य प्रारंभिक से बढ़ते हुए त्वरण की गति से है, ये शून्य है, इसका क्या, यदि कोई वस्तु शून्य प्रारंभिक शून्य है, लेकिन जो इसकी जो बढ़ते हुए गति है, त्वरण जो है इसके बढ़ते हुए है, त्वरण से गतिमान है, बढ़ते हुए त्वरण से जो त्वरण है वो समान नहीं है, एक्सेलरेटेड है ये। कहता यदि कोई वस्तु घटते हुए त्वरण से गतिमान है, अगर कोई वस्तु जो है रिटार्डेशन के मोड में हो, तो उसके लिए दिया है कि जो त्वरण है वो घटते जा रहा है। अब इसमें कुछ जो है आपको एग्जांपल के रूप में तो कुछ कुछ दिया है, जैसे क्षैतिज से किसी कोण पर फेंकी गई गेंद की गति, छत से क्षैतिज की दिशा फेंक दी, ये प्रोजेक्टाइल मोशन के एग्जांपल के रूप में दिया है कि प्रोजेक्टाइल मोशन जिसको प्रक्षेपण की गति कहते हैं, उसका उदाहरण क्या है। प्रोजेक्टाइल मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन, जो प्रेक्षण गति है उसके बारे में बात कर, PROJECTIL प्रोजेक्टाइल मोशन। तो कहता उदाहरण क्षैतिज से किसी कोण पर फेंकी गई गेंद की गति, वो प्रोजेक्टाइल मोशन, जिसको प्रेक्षण गति को उदाहरण कहेंगे। छत से क्षैतिज दिशा में फेंकी गई गेंद की गति, हवाई जहाज से गिराए गए बम की गति, तोप से छूटे हुए गोले की गति, ये सभी जो है प्रेक्षेपण या प्रोजेक्टाइल मोशन के एग्जांपल है। तो भाला फेंका, जेवलिन थ्रो में भाले की गति, और चक्का फेंक में डिस्कस थ्रो की गति, बल्ले के मारने पर गेंद की गति, एक समान विद्युत क्षेत्र में उसके लंबवत प्रवेश करने वाले किसी आवेशित कण की गति, छूटने के बाद रॉकेट की गति, ये सभी जो है प्रोजेक्टाइल मोशन के एग्जांपल है। प्रक्षेपण गति के सूत्र जो फॉर्मूला है उस पर बात हो रही है इसमें। तो इसमें जो है ना जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, मैं डायरेक्ट उस पर बातें करूंगा, इधर उधर की बातें करने से ज्यादा फायदा नहीं है। ये एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है एग्जाम में, ये जो है प्रक्षेपण की अधिकतम ऊंचाई, और दूसरा कहता है कि प्रक्षेपण प्रास जो प्रोजेक्टाइल रेंज है उसके लिए। जेवलिन थ्रो जो किया जाता है उसमें अगर थीटा इक्वल टू 45 डिग्री हो तो साइन थीटा इक्वल टू √2 होता है, और जो है ये वैल्यू जो होगी यहाँ पर मैक्सिमम अटेंड करेगा, क्योंकि sin 2 थीटा इक्वल टू 1 होता है मैक्सिमम वैल्यू, तो 2 थीटा इक्वल टू कितना होगा 90 होगा, थीटा इक्वल टू 45 डिग्री होगा। और ये प्रोजेक्टाइल मोशंस में जो है मैक्सिमम जेवलिन थ्रो के लिए जो आपको एंगल जो लेना पड़ेगा, प्रोजेक्शन एंगल 45 डिग्री लेना पड़ेगा। तो अधिकतम दूर तक भाला को फेंकने के लिए जो है वो आपको 45 डिग्री एंगल ऑफ प्रोजेक्शन के साथ फेंकना पड़ेगा। लेकिन जब रहेगा प्रक्षेपण की गति अधिकतम ऊंचाई ऊपर की ओर अधिकतम फेंकना हो, तो उसके लिए थीटा को आपको जो है 90 डिग्री लेना होगा, तब मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा आपको। थीटा 90 सीधे ऊपर फेंकेंगे तब यू इसका 2g हो जाएगा मैक्सिमम के लिए।
अब दिया इसमें कि बेसबॉल के खेल में एक खिलाड़ी अपने वेग तथा घर्षण कोण को निश्चित करता है ताकि आवश्यक दूरी को न्यूनतम समय में प्राप्त किया जा सके। लंबी कूद के खेल में एक खिलाड़ी क्षैतिज से 45 डिग्री के कोण पर कूदता है जिससे कि वह अधिकतम दूरी तक या पर कूद सके। एक एथलीट लंबी कूद कूदने से पहले ट्रैक पर तेज दौड़ता है क्योंकि एथलीट मुख्य बिंदु तक पहुंचने से पहले अधिक वेग प्राप्त करने के लिए कुछ दूरी तय करता है तथा क्षैतिज में 45 डिग्री कोण बनाकर कूदता है जिससे कि कूद का क्षैतिज प्रयास अधिक हो। मतलब लंबा दूरी, तो लंबी जो कूद है ना उसमें लंबा दूर से आता है दौड़ते हुए, उसका फिर अपना जो एनर्जी है काइनेटिक्स एनर्जी को उसको पोटेंशियल एनर्जी के रूप में यूज करके जंप मारता है ताकि ज्यादा से ज्यादा दूर जा सके। और जो है 45 डिग्री जो एंगल है उसको जो है का एंगल बना करके जो है कूदता है ताकि ज्यादा दूर तक जो है जा सके, ज्यादा क्षैतिज दूरी तक तय कर सके। अब इसमें जो कुछ कोणीय गति विस्थापन के बारे में बात कर रही है। कोणीय विस्थापन के लिए दिया है कि कोणीय विस्थापन बराबर चाप बटे त्रिज्या होगी। जो कोणीय विस्थापन है उसके लिए कहा कि जो चाप है उसके बटे जो लंबाई त्रिज्या होगी उसके लिए कोणीय विस्थापन है। उसके कारण बताता है कि ये एंगल जो देख रहे हैं थीटा है, तो थीटा इक्वल टू जो होगा तो एल बटे आर होगा। एल हो गया लेंथ ऑफ आर्क जो देख रहे हैं यहाँ से लेके यहाँ तक, और आर जो है रेडियस हो गया, इसी के लिए यूज करता है थीटा इक्वल टू एल बाय आर। लेकिन यहाँ पर थीटा का मेजरमेंट डिग्री में नहीं है बल्कि ये रेडियन में है। थीटा इज मेजर्ड इन रेडियन नॉट इन डिग्री। थीटा इक्वल टू एल बटे आर है। एक और रिलेशंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, v इक्वल टू ओमेगा आर, ये भी देख लिया जाए। v इक्वल टू ओमेगा आर, यहाँ जो है ओमेगा जो है वो आपका हो गया, आपका क्या कहते हैं इसको, एंगुलर वेलोसिटी हो गया, और आर जो हो गया जिस सर्कुलर पाथ पर जो बॉडी जो विभव घूमती है, जिस पाथ पर जो है मोशंस में है उस पाथ का जो है रेडियस आर हो गया, और जो ओमेगा जो हो गया वो एंगुलर वेलोसिटी हो गया, और एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इक्वल टू थीटा बटे टी, और आपने जाना कि थीटा इक्वल टू क्या आता है एल बटे आर, और नीचे टी हो जाएगा। इसी को हम लोग जो है ना लिख देते हैं 1 बटे आर इंटू एल बाई टी, तो इसी को हम लोग लिख देते हैं एल बाई टी को जो है भी देते हैं v बटे आर। ओमेगा इक्वल टू हो जाता है आपका v बटे आर, इसी को फर्दर जब लिखते हैं v इक्वल टू ओमेगा आर लिख देते हैं, v इक्वल टू ओमेगा आर आप लिख देते हैं, v इक्वल टू ओमेगा आर लिखते हैं। जैसे ओमेगा इक्वल टू थीटा बटे टी, और थीटा इक्वल टू होता है एल बटे आर दीजिए, और एल बाई टी जो है वो हो जाएगा आपको वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी के बराबर होगा। एल बाई टी को भी लिख दी तो ओमेगा इक्वल टू v बटे आर हो गया, और v इक्वल टू क्या हो जाएगा आर और ओमेगा गुणा कीजिएगा, v इक्वल टू क्या हो जाएगा ओमेगा इंटू आर हो जाएगा, तो v इक्वल टू क्या आपको ओमेगा इंटू आर। लीनियर जो वेलोसिटी होता है वो एंगुलर वेलोसिटी और इंटू जो है रेडियस ऑफ द जो जिस पाथ पर वो मूव कर रही सर्कुलर पाथ पर उसके जो वेलोसिटी उसके बराबर होगा। अब हम लोग जो बातें करते हैं लॉ फोर्स के बारे में बातें करते हैं। जो फोर्स है वह एक फिजिकल फैक्टर है जिससे किसी ऑब्जेक्ट पर लगने के बाद उसमें क्या करता है, उसके जो पोजीशंस होते हैं उसके पोजीशन में चेंजिंग करने की कोशिश करता है या चेंज करता है, ये बात है इसमें है। जो इसकी 1 न्यूटन बराबर, ये भी कभी कभी पूछता है 1 न्यूटन बराबर कितने टाइम्स होती है, 1 न्यूटन बराबर 10 टू द पावर 5 टाइम, और 1 डेल्टा बराबर 10 टू द पावर -5 न्यूटन होता है। अब जो बेसिक फोर्स है ये बहुत बार प्रश्न पूछता है आपको, इसे सबसे पूछेगा सबसे मैंने एक अरेंजमेंट के रूप में पूछता है कि जो है स्ट्रॉन्ग फोर्स से जो है वीक फोर्स की ओर जो है आप इसको अरेंज कीजिए, सबसे स्ट्रॉन्ग कौन फोर्स कौन सा है, सबसे वीक फोर्स कौन सा है, ये जो है प्रश्न इसमें पूछे जाते हैं। कि जो बेसिक फोर्सेस जो प्रकृति में जो नेचर में जो है जिससे कि नेचर काम कर रही वर्क कर रही है, उसमें 4 फोर्सेस, देयर आर द 4 फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर, दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, और जो है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। तो इसमें जितने भी देख रहे हैं आप ये चारों जो आप देख रहे हैं, तो सबसे जो कमजोर फोर्स है वो ग्रेविटेशनल फोर्स ही है, जिसको हम लोग कहते हैं वीक न्यूक्लियर फोर्स कहते हैं।
और सबसे मजबूत जो फोर्स है आपका स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है। सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्स जो है वो आपका स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है, और सबसे कमजोर जो फोर्स है वो आपको ग्रेविटेशनल फोर्स है। तो पूछता है इसमें एग्जाम में कि इनमें से कौन सा, चारों दिया रहेगा उससे पूछेगा कौन जो है सबसे कमजोर फोर्स है और कौन जो है सबसे मजबूत फोर्स है। देखिए इसमें रिलेटिव स्ट्रेंथ के लिए दिया है कि जो आप देख रहे हैं इसमें कि रिलेटिव स्ट्रेंथ अपेक्षिक सामर्थ्य दिया है। ये जो प्रबल नाभिकीय बल जो है 10 टू द पावर जो है -10 टू द पावर 38 है। ये जो देख रहे हैं 10 टू द पावर 38 है, ये 10 टू द पावर 36 है, और ये 10 टू द पावर 25 है और 1 है। यहाँ कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो इसकी एक रिलेटिव स्ट्रेंथ की बात हो रही है। जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स को मान लीजिए इसी को यूनिट मान लेंगे, तो ग्रेविटेशनल फोर्स बटे ग्रेविटेशनल फोर्स काट दीजिएगा, 1 हो गया। ये जो डबल न्यूक्लियर नाभिकीय बल है, तो इससे जो होगा 10 गुना ज्यादा होगा गुरुत्वाकर्षण बल से। उसके बाद जो विद्युत चुंबकीय बल जो है जिसको कहें हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो कहेंगे, तो गुरुत्वाकर्षण बल से 10 टू द पावर 36 टाइम्स ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। और प्रबल नाभिकीय जो बल होगा वो 10 टू द पावर 38 टाइम्स ज्यादा होगा। तो इसकी निश्चित रूप से सबसे स्ट्रॉन्ग ये हो गया, उसके बाद ये हो गया, उसके बाद ये हो गया, उसके बाद ये, सबसे कमजोर ये हो गया, और सबसे मजबूत प्रबल नाभिकीय बल जिसको हम लोग स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स कहेंगे। उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होगा, उसके बाद होगा वीक न्यूक्लियर फोर्स होगा, और सबसे कमजोर जो आपका होगा वो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा। अब कुछ कुछ रेंज पर पूछता है, कभी कभी देता है, या एग्जांपल में भी दे सकता है, लेकिन जनरली अरेंज करने के लिए ही दिया जाता है एग्जाम में। जो आपसे पूछा जाएगा आपसे या ऑनलाइन में ये बातें पूछी जाएगी, नहीं तो अरेंज करने देगा स्ट्रॉन्ग फोर्स से वीक फोर्स की ओर अरेंज करने के लिए, या वीक फोर्स से स्ट्रॉन्ग फोर्स के असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में, अवरोही क्रम या आरोही क्रम में देगा आपको। देखिए जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो अंतरिक्ष में सभी वस्तुओं पर एक दूसरे वर्क कार्य करती है, बस उसमें जो फोर्स का जो फॉर्मूला है उसके हिसाब से इसमें लगती है। जो वीक न्यूक्लियर फोर्स है उसमें कहता है कुछ कण जैसे प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन पर ये जो है ऑपरेट होती है। जैसे उपनाभिक के बहुत छोटा आकार 10⁻10 मीटर के लिए है। विद्युत चुंबकीय बल अधिक बड़ा नहीं है, आवेशित कण पर ये लगता है। उसका अधिक छोटा नाभिक के आकार 10⁻15 मीटर, और न्यूक्लियॉन्स भारी मूलभूत कण पर जो फंडामेंटल जो पार्टिकल्स है उसके लिए कहता है, जो भारी फंडामेंटल पार्टिकल्स है उसके लिए बात हुआ। मेन जो आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे इसी का अरेंजमेंट पर सबसे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स कौन सा है, सबसे वीक कौन सा है, या कहेगा आपको स्ट्रॉन्ग से वीक, वीक से स्ट्रॉन्ग पर अरेंज करने के लिए, ये महत्वपूर्ण है। तो सबसे वीक ये, इससे मजबूत ये, इससे मजबूत ये, इससे मजबूत ये, मतलब सबसे मजबूत जो है ये हो गया आपका। अगर कहेगा मजबूत से कमजोर की तरफ, तो सबसे मजबूत ये, फिर उससे कम मजबूत ये, फिर उससे कम मजबूत ये, सबसे कमजोर ये। ठीक है। अब जड़त्व क्या है, इसकी जो डिफिनेशन है, इससे डिफिनेशन से जो है आपको एग्जाम में कभी कभी पूछता है, मिलता भी है इसमें, या इसके एप्लीकेशन से भी बातें होती है। जड़त्व जो होता है ना, किसी भी वस्तु की जो पोजीशन है उस पोजीशन को बनाए रखने की जो टेंडेंसी है, उसी टेंडेंसी को हम लोग क्या कहते हैं, इनर्शिया कहते हैं, जड़त्व कहते हैं। जड़त्व के कारण ही जो है कोई भी वस्तु जो है रेस्ट में अगर है तो रेस्ट में ही रहना पसंद करता है, अगर मोशन में है मोशन में ही रहना पसंद करता है। और जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जो न्यूटन साहब ने दिया है, और जो जड़त्व का जो लॉ है, दोनों जो है मिलता जुलता है, दोनों एक ही है, या उसके डिफिनेशन से इस बात को हम लोग कह सकते हैं। कहते किसी वस्तु को वह गुण जिसके कारण वह अपनी विराम की अवस्था अथवा एक समान गति की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती है, वो जड़त्व कहलाती है। जड़त्व 3 प्रकार का है, विराम का जड़त्व, गति का जड़त्व और दिशा का जड़त्व। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। कोई वस्तु रेस्ट में तो रेस्ट में रहना पसंद करेगा, मोशन में तो मोशन में रहना पसंद करेगा, ये जिस दिशा में है जा रहा है उसी दिशा में रहना पसंद करेगा। ये 3 है। न्यूटन साहब के जो नियम है उस नियम के बारे में जो है आपको बातें हैं, ये एग्जाम में बड़ा बार पूछता है, न्यूटन साहब से जुड़े हुए प्रश्न जो है। तो ये मैं पढ़ता हूँ, ध्यान से आप देखेंगे। न्यूटन साहब का जो प्रथम नियम है, पहले उसको मैं पढ़ देता हूँ एक बार। कहता है इस नियम के अनुसार यदि कोई वस्तु विराम की अवस्था में है या गति की अवस्था में है
तो वो विराम की अवस्था में ही रहेगी। यदि कोई वस्तु गति की अवस्था में है तो वो गति की अवस्था में ही रहेगी तब तक जब तक इस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। इस नियम को जड़त्व का नियम अथवा गैलीलियो का नियम भी कहते हैं या कहा जाता है। तो दैट मींस गैलीलियो का लॉ और न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ दोनों कंसाइड्स करता है एक दूसरे से। न्यूटन से पहले ही गैलीलियो आए थे। तो ये इसका जो है बातें हैं। इसको समझने के लिए मतलब जो बॉडी रेस्ट में है वो रेस्ट में रहना पसंद करेंगे, जो मोशन में है वो मोशन में रहना पसंद करेंगे जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स न लगाया जाए। ये कहते हैं बॉडी वांट टू ऑलवेज इन a position when that body is in rest or when that body is in motion। जो अपना जो पोजीशन है उस पोजीशन को मेंटेन करना चाहता है तब तक until the external force is not applied, जब तक कोई बाहरी बल उस पर लागू नहीं किया जाए या लगाया नहीं जाए। न्यूटन के जो गति है विषय प्रथम नियम पर आधारित कुछ व्यवहारिक उदाहरण है, एग्जाम्पल है। मैं इसको पढ़ देता हूँ क्योंकि इस एग्जाम्पल से जो है क्वेश्चन दिया जाता है एग्जाम में, ठीक है, और आपके लिए फायदेमंद भी है। एग्जाम में पूछेगा तो आप आसानी से मार देंगे। ऑब्जेक्ट कहते पेड़ को हिलाने पर उसके फल टूट कर गिरने लगते हैं, क्योंकि जो पेड़ है, पेड़ का जो फल है वो स्टेशनरी पोजीशन है, मतलब विराम की अवस्था में है। अगर पेड़ को हिलाइएगा तो क्या होगा कि वो जो रेस्ट में रहना चाहता है फल और उसको पेड़ को हिलाया है तो फल भी हिलने लगता है। तो हिलते हिलते उसके पोजीशन में आने में उसको वक्त लगता है। इस बीच में जो है वो अपना रेस्ट के जो मौसम रेस्ट में रहने की जो उसकी प्रवृत्ति है जिसके कारण टूट जाता है। पेड़ के हिलाने पर उसके फल टूट कर गिरने लगते हैं। इसका कारण यह है कि पेड़ के हिलाने से उसकी टहनियां तो गति में आ जाती है परंतु उस पर लटके फल विराम जड़त्व के कारण जो विराम अवस्था में बने रहते हैं, अतः फल टहनियों से अलग हो जाते हैं तथा गुरुत्वाकर्षण के कारण नीचे जमीन पर गिर जाते हैं। उसका अगला है यदि मेज के कपड़े के ऊपर बर्तन रखें और यदि हम मेज के कपड़े को अचानक खींचते हैं तो बर्तन तो मेज पर रह जाते हैं तथा कपड़ा मेज से अलग हो जाते हैं। इसका कारण यह है कि कपड़े पर रखे बर्तन जड़त्व के कारण जो है विराम की अवस्था में बने रहते हैं, अतः मेज पर कपड़ा पर रखे बर्तन कपड़े को अचानक खींचने पर नहीं गिरते। मेज है उस पर कपड़ा पर रख दिए है, कपड़ा के ऊपर बर्तन रख दिए हैं, कपड़ा खींचेंगे तो बर्तन ऊपर में ही रह जाएगा। उसके बाद है गोली मारने से कांच के गोल छेद हो जाते हैं परंतु पत्थर मारने से कांच के टुकड़े जो है टुकड़े हो जाता है और टुकड़े हो जाता है क्योंकि जब गोली अत्यधिक तीव्र गति से कांच से टकराती है तो कांच का केवल वही भाग गति में जाता है जो भाग से वो संपर्क करती है। संपर्क में गोली आती है, शेष भाग विराम में जड़त्व के कारण अपने स्थान पर ही रह जाती है। अतः इससे पहले कि कांच का शेष भाग गति में जाए गोली का एक साफ छेद बनाती हुई निकल जाती है। इसके विपरीत यदि एक पत्थर का टुकड़ा कांच पर मारा जाता है तो उसका वेग इतना अधिक नहीं होता कि कांच का केवल वही भाग को गति में ले जाए जो पत्थर के संपर्क में था, वरना उसके आसपास के कांच भी गतिमान हो जाता है जिसके कारण कांच के टुकड़े हो जाते हैं। उसके बाद आगे है गतिमान ट्रेन से कूदने वाला यात्री आगे की ओर गिर जाता है। गतिमान ट्रेन से कूदने पर यात्री के पैर पृथ्वी को छूते ही विराम की अवस्था में आ जाते हैं परंतु शरीर की ऊपरी भाग जो उसी गति में चलते रहने के प्रयत्न करता है, अतः वह ट्रेन के चलने की दिशा में जो है गिर जाता है। और इसलिए गतिमान ट्रेन से उतरने पर यात्री को थोड़ी दूर तक गाड़ी के साथ साथ दौड़ना चाहिए, अन्यथा नहीं तो मुंह पर गिर जाएगा। ऐसा करके यात्री अपनी मांसपेशियों द्वारा उपयुक्त बल का लगाकर पूरे शरीर को एक साथ रोक लेता है। तो जनरली जो गतिमान ट्रेन पर जब उतरते हैं तो आपको क्या करना है, उसके मौसम के अनुकूल जो है आपको कूदते तो उसमें दौड़ते हुए आगे की ओर बढ़ना। अचानक रुकने के बाद आपके सभी दांत टूट जाएंगे क्योंकि न्यूटन साहब का इसमें प्रथम गति नियम लागू होगी कि आपका बॉडी मोशन में है, डायरेक्ट रेस्ट में लाने से भयंकर रेस्ट में चले जाएंगे। जो लीनियर मोमेंटम है, जो लीनियर संवेग है, उसका फॉर्मूला जो होता है P इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी। किसी भी ऑब्जेक्ट का जो मोशंस है और उसके मास को जो मल्टीप्लाई कर देंगे तो वेलोसिटी और उसके जो मास है दोनों गुना कर देंगे तो उस क्षण के लिए उस ऑब्जेक्ट की जो मोशंस है मोमेंटम है जिसको संवेग है वो प्राप्त हो जाएगा।
देखिए इसमें दिया है एवरीडे साइंस के रूप में, तो एक कार तथा ट्रक को समान समय में समान वेग प्राप्त करने के लिए कार की तुलना में ट्रक को अधिक बल की आवश्यकता होती है, क्योंकि अधिक द्रव्यमान की वस्तुओं को अधिक संवेग की आवश्यकता होती है। इस प्रकार हल्की वस्तुओं की तुलना में भारी वस्तुओं को रोकने के लिए अधिक बल की आवश्यकता होती है। और चोट भी जो है, जो ज्यादा भारी वस्तु है, अगर समान वेलोसिटी से वो ज्यादा इम्पैक्ट डालेगा आपको। ट्रक और मोटरसाइकिल धक्का मारेगा सेम स्पीड से, तो ट्रक ज्यादा खतरनाक होगा मोटरसाइकिल की अपेक्षा। वैसे तो बंदूक से छोड़ी गई गोली आसानी से अपने लक्ष्य तक पहुंच जाती है, परंतु फेंका गया पत्थर आसानी से अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाता, क्योंकि फेंके गए पत्थर की तुलना में बंदूक से छोड़ी गई गोली का वेग जो है और इस प्रकार से रेखीय संवेग अधिक होता है। अतः गोली अधिक संवेग के कारण आसानी से लक्ष्य को भेद कर लेता है, लेकिन पत्थर जो है रास्ते में ही भटक जाता है। देखिए रेखीय संवेग संरक्षण का सिद्धांत, इसको कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, लीनियर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। जैसे ये जो है कहता टक्कर से पहले का जो मोमेंटम होगा और टक्कर के बाद जो मोमेंटम होगा, दोनों जो है बराबर होता है। जैसे मान लो कि दो गाड़ी को टकराते हैं, तो टक्कर से पहले दोनों गाड़ी की जितनी वेलोसिटीज के साथ जो उसको निकालेंगे मोमेंटम को, सबको जोड़ देंगे मोमेंटम को, और जब टक्कर लग जाएगा एक दूसरे को पूरा धक्का देकर आगे पीछे जो करेगा, उसमें जो है जो उसका जो मोशंस के फिर उसके मास के साथ गुना करेंगे, तो गुना करने के बाद जो है बराबर होगा दोनों का सम। तो इसको हम लोग कहते हैं संवेग संरक्षण का सिद्धांत। इसी सिद्धांत को यूज करके जो है रॉकेट लॉन्चर आसमान में छोड़ा जाता है, या रॉकेट में जो है लगाया जाता है बारूद, और उस बारूद में जब विस्फोट होती है, जितना दूर फिर से पीछे की ओर फेंकता है, उतना दूर से जो है रॉकेट आगे की ओर जाता है। तो नाव के किनारे पर कूदना, जब हम नाव से नदी के किनारे पर कूदते तो नाव को अपने पैरों से पीछे की ओर दबाते हैं, इससे नाव को झटके के पीछे की ओर हट जाती है तथा उसकी प्रतिक्रिया हमें आगे की ओर फेंक देती है। इसी प्रकार ऊंची कूद लेने से पहले अगर खिलाड़ी अपने पैरों को भूमि को नीचे की ओर दबाता है, जिससे कि उसको उछाल मिलता है, और भूमि से ऊपर की ओर उछाल देती है। रॉकेट का प्रेक्षण देखिए, रॉकेट का प्रेक्षण रेखीय संवेग संरक्षण का सिद्धांत पर आधारित है। रॉकेट में एक दहन कोष्ठ होता है, यह नली के द्वारा एक दूसरे कोष्ठ से भी संबंधित होता है। इसमें ईंधन भरा रहता है। ईंधन ठोस अथवा द्रव किसी भी प्रकार का हो सकता है। जब दहन कोष्ठ में ईंधन या किसी ऑक्सीकारक पदार्थ मिलकर विस्फोट कराया जाता है, तो इससे उत्पन्न ऊष्मा के कारण दहन कोष्ठ में दाब बहुत ऊंचा हो जाता है तथा कोष्ठ से गर्भ जैसी जेट के रूप में तीव्र वेग से जो है बाहर निकलती है। जो तीव्र वेग से बाहर निकलेगी, जितना देरी से उतने तेजी से जो है रॉकेट को भी अपोजिट डायरेक्शन में क्या करेगी, उसको धक्का मारेगी। ये गैसें रॉकेट की प्रतिक्रिया बल आरोपित करती है, अतः त्वरित गति से आगे की ओर बढ़ता है। जेट हवाई जहाज के इंजन भी संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर ही कार्य करता है। और न्यूटन साहब का जो सेकंड लॉ है, उससे जो है फोर्स का जो है डेफिनेशन मिलता है। बल कहते हैं F = ma। न्यूटन साहब कहता है कि किसी भी वस्तु पर जितना फोर्स अप्लाइड करेंगे, उतना ही उस वस्तु में एक्सेलरेशन उत्पन्न होगा, अगर उसका मास क्या हो, नियत हो या फिक्स्ड हो। जैसे मान लीजिए 10 kg कोई वस्तु है, तो उसमें जितना फोर्स लगाइएगा उतना ज्यादा उसमें एक्सेलरेशन उत्पन्न होगा। कहता फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सेलरेशन। यही है न्यूटन साहब का जो फर्स्ट सेकंड लॉ है, वो यही बातें करते हैं। कुछ व्यवहारिक चीजें हैं, उसको मैं रेटिंग डाल देता हूँ, देख लें। कहता टेबल टेनिस के खेल में जब एक खिलाड़ी गेंद को मारता है, हिट करता है, तो उससे चोट का अनुभव नहीं होता, तथा दूसरे शब्दों में जब तेज गति से चलती क्रिकेट गेंद दर्शक को लगती है तो उसे चोट लगती है, क्योंकि क्रिकेट की गेंद का वेग अधिक होने के कारण उसका त्वरण भी अधिक होता है। कहने का मतलब ये था कि टेनिस के खेल में जब एक खिलाड़ी को गेंद मारता है, हिट करता है, तो उसे चोट का अनुभव नहीं होता, क्योंकि उसका मोशन कम है, तो कम फोर्स करेगा, क्योंकि एक्सेलरेशन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स के होते हैं। दूसरे शब्दों में जब गेंद की गति चलती हुई गेंद दर्शक को लगती है तो उसे चोट लगती है, क्योंकि क्रिकेट की जो गेंद है का वेग जो है अधिक होने के कारण उसका त्वरण अधिक होता है।
तो ऊंची कूद खेल में जब एथलीट गद्दों से बने बिस्तर या रेत पर गिरता है, तब एथलीट को कूदने के बाद उसे गिरने में लगने में शरीर में परिवर्तन में वृद्धि हो जाती है, जिसके कारण चोट का अनुभव नहीं करता। यही वजह मिट्टी वाला पर कूदेगा, फट दूर चोट लगेगा। अतः उसके समय परिवर्तन की दर घट जाती है, जिससे उसे चोट कम लगता है। लेकिन जैसे आप मिट्टी पर कूदेंगे तो वहां नीचे दबेगा नहीं, तो समय परिवर्तन की दर कम होगा नहीं, एकदम भयंकर चोट लगेगा। एक क्रिकेट खिलाड़ी गेंद को कैच करते समय अपने हाथ पीछे की ओर खींचता है, इसलिए खींचता है कि हाथ टूट जाएगा। क्यों टूट जाएगा? टूट इसलिए जाएगा कि तुरंत अगर उसको इम्पैक्ट डालेगा, अगर उसको पीछे नहीं खींचेगा तो समय संरक्षण का जो दर है वो कमेगा नहीं, बहुत ज्यादा रहेगा, वो ज्यादा परेशान कर देगा। क्योंकि जब खिलाड़ी गेंद को रोकता है तब गेंद का समय शून्य हो जाता है। समय परिवर्तन के लिए खिलाड़ी गेंद को जितने अधिक समय तक रोकने के लिए रोकेगा, आवेग देने के लिए उतना ही कम बल लगाना पड़ेगा। इसलिए वो गेंद को उंगलियों के बीच में आते ही अपना हाथ पीछे की ओर खींचता है, जिससे कि वो गेंद अधिक समय तक बल लगा सके। और जो यदि वह अपने हाथ को पीछे न खींचे तो गेंद हथेली से टकराकर तुरंत ही ठहर जाएगी, अर्थात उसके यातायात शून्य हो जाएगा। और जब शून्य होगा तो हाथ को भी शून्य कर देगा, वो इतना जोर से धक्का मारेगा, मतलब दर्द बहुत करेगा। अतः खिलाड़ी को बहुत अधिक बल लगाना पड़ेगा, जिससे उसके हाथ में चोट आ जाएंगे और उसको हॉस्पिटलाइज करना पड़ जाएगा, फिर खेल जो है अधूरे रह जाएगा। थर्ड लॉ देखिए, दो वस्तु की पारस्परिक क्रिया में एक वस्तु जितना बल दूसरी वस्तु पर लगाती है, तो दूसरी वस्तु भी ऊपरी दिशा में उतना ही बल वाली वस्तु पर लगाते हैं, अर्थात प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया होती है। इसे जो है न्यूटन साहब का थर्ड लॉ, इसे प्रतिक्रिया का बल नियम भी कहते हैं। अब इसका जो एग्जांपल है उसको मैं एक बार पढ़ा देता हूँ, आप लोग देख लीजिए। जब हम ठोस भूमि पर चलते हैं तो हम पैरों को द्वारा भूमि को पीछे की ओर धक्का मारते हैं, तथा भूमि की प्रतिक्रिया के रूप में हमारे पैरों को आगे की ओर उतना ही बल मारता है, जिससे कि आगे हम लोग चले जाते हैं। इसलिए चलने में दिक्कतें नहीं होती है, जिसका हम आगे कुछ एक तैराक पानी में जब जाइएगा, जितना जैसे पानी को मारिए उतना आगे बढ़िएगा, ठीक है। जब एक तैराक अपने हाथों पर पानी को पीछे की ओर धकेलता है, तब पानी भी तैराक को उतने ही बल से जो है आगे की ओर धकेलता है, जिससे तैराक आसानी से आगे की ओर बढ़ जाता है। रेत पर चलना कठिन है, क्योंकि रेत पर जब पैर में मारता है धक्का उतना तेजी से बालू जो आपको धक्का नहीं मारता है, इसलिए चलने में दिक्कतें होती है। रेत पर चलना कठिन होता है क्योंकि जब पैर द्वारा रेत पर बल लगाया जाता है तो रेत पीछे की ओर विस्थापित हो जाता है, जिससे कि वह प्रतिक्रिया स्वरूप उतना बल प्रदान नहीं करता है और चलने में दिक्कतें होती है, कठिनाई होती है, ठीक है। ये दिया है आवेग का इंपल्स का जो है फॉर्मूला है। इंपल्स वाला बदल होता है बल इंटू समांतराल, बल को समांतराल से गुणा कर देंगे, इंपल्स हो गया। और इसी को संवेग में परिवर्तन भी कहते हैं। एम वी माइनस एम यू, इसका मैथमेटिकल फॉर्मूला होगा एम वी माइनस एम यू। एम को जब कॉमन लेंगे तो वी माइनस यू हो जाएगा। तो ये वी माइनस यू को हम लोग क्या लिखते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं ए इक्वल टू आप लिखते हैं वी माइनस यू टी, तो वी माइनस यू इक्वल टू लिख सकते हैं हम लोग ए टी। तो इसकी जगह हम लोग एम इंटू ए इंटू टी लिखेंगे। तो एम ए हो गया आपका बल और टी हो गया टाइम, एफ इंटू टी हो गया। यही चीज है इसके लिए इंपल्स के लिए यूज करते हैं हम लोग। फिर जो है दूसरा वीडियो में मैं वॉल्यूम 2 जल्दी ही बना कर डाल दूंगा, कल हो सकता है मॉर्निंग में डाल दूं। धन्यवाद।